वेलकम टू स्व एजुकेशन। माई सेल्फ तेजस्विनी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीट प्रोसेसिंग के कुछ एमसीक्यू कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग मीट प्रोसेसिंग के साथ साथ फिश प्रोसेसिंग के भी कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्योर्ड मीट्स आर कॉल्ड। जो क्योर्ड मीट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो क्योर्ड मीट्स जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्योर्ड मीट्स बेसिकली होते क्या हैं। क्योर्ड मीट्स वो मीट्स होते हैं जिनको हम लोग NaCl के साथ साथ KCl, विद और विदाउट KCl, या फिर साथ में नाइट्रेट या नाइट्राइट सॉल्ट्स के साथ ट्रीट करते हैं। उन मीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योर्ड मीट्स बोलते हैं। अब क्योर्ड मीट्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। जिसमें से पहला होता है ड्राई क्योरिंग। ड्राई क्योरिंग में बेसिकली क्या करते हैं, एक क्योर मिक्स होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली मीट के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर प्लास्टिक बैग में उसे रैप करके सील करके उसको क्योर होने के लिए रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर में उसका क्योरिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग कुक करके उसे ईट कर सकते हैं, कुक एंड ईट कर सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा ब्राइन क्योरिंग। ब्राइन क्योरिंग ये भी सेम प्रोसीजर रहता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम लोग क्योरिंग सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी मिक्स करते हैं, और जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो एक स्वीट पिकल फ्लेवर का होता है, इसलिए हम लोग स्वीट पिकल क्योर भी बोलते हैं। फिर इस सॉल्यूशन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं मीट प्रोडक्ट्स के अंदर, और मीट इंजेक्ट नहीं करना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सबमर्ज भी कर सकते हैं, सोक भी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इनको सबमर्ज हो जाता है, उनको क्योरिंग करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन में रख देते हैं। सेम प्रोसेस लाइक दिस। रेफ्रिजरेशन में रखने के बाद जब उनका क्योरिंग पीरियड हो जाता है तो कुक एंड ईट कर सकते हैं। थर्ड वन हमारा था कॉम्बिनेशन क्योरिंग। थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन क्योरिंग। तो कॉम्बिनेशन क्योरिंग में क्या करते हैं कि ड्राई क्योरिंग और ब्राइन क्योरिंग का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों से सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो क्योरिंग टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, और जो रिस्क होता है स्पॉलेज ऑफ दिस मीट वो भी हमारा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। फिर सेम प्रोसीजर रहता है, सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद रेफ्रिजरेशन में क्योरिंग के लिए रख देते हैं। देन आफ्टर द क्योरिंग पीरियड इज डन, उसको कुक एंड ईट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सॉसेज क्योरिंग। ये हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस। इसमें सॉल्ट के साथ साथ हमारा स्पाइसेस भी यूज किए जाते हैं। किसमें? ग्राउंडेड मीट में। ग्राउंडेड मीट में हम लोग स्पाइसेस को मिक्स करते हैं। फिर सेम प्रोसेस होता है, रेफ्रिजरेशन में क्योरिंग के लिए रख देते हैं। जब क्योर पीरियड खत्म हो जाता है तो कुकड एंड ईट कर सकते हैं। सो ओके, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा, क्योर्ड मीट्स आर कॉल्ड। क्योर्ड मीट्स को हम क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं, बैकन, हैम या मैरिनेट? तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज बैकन। क्योर्ड मीट्स को हम बैकन बोलते हैं। क्योर्ड मीट्स क्या होते हैं? वो मीट्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रीट करते हैं सॉल्ट के साथ। कौन सा सॉल्ट हो सकता है वो? KCl को NaCl के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट के साथ भी इन लोगों को मिक्स कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन कुकिंग नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन ऑफ क्योर्ड मीट इज कन्वर्टेड टू। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो ये मायोग्लोबिन जो होता है क्योर्ड मीट का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रोसोमायोग्लोबिन में, नाइट्रोसोहिमोनायासिन में, नाइट्रोसोहीमोग्लोबिन में, या नाइट्रोसोहीमोक्रोम में? Okay, so the correct answer is A, that is नाइट्रोसोहीमोक्रोम। ये हमारा आंसर है इसका। The next question is, just give me a moment. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज हेल्पफुल इन मीट प्रोसेसिंग एज। जो नाइट्राइट होते हैं और नाइट्रेट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं मीट प्रोसेसिंग में, टू इंक्रीज टेंडरनेस, increase juiciness, improve color, prevent from microbial deterioration. Okay, by mistake answer was already done. So the correct answer is improve color. नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं मीट प्रोसेसिंग में, क्योंकि वो क्या करते हैं, दोनों इम्प्रूव करते हैं कलर ऑफ द मीट। जो डीकलरेशन होता है या फिर ब्राउन कलर फॉर्मेशन हो जाती है रेड मीट से ब्राउन में, उसको हेल्प करता है कि वो डिटरेशन ना हो
इसलिए हमारा ये नाइट्रेट और नाइट्रेट हमारे यूज होते हैं क्योरिंग में। नेक्स्ट है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट अलोंग विद सोडियम NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl के साथ उनको क्या बोला जाता है? क्योरिंग एजेंट, इमल्सिफायर, एंटी केकिंग एजेंट या फिर फ्यूमिगेटिंग एजेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारे क्योरिंग होता है उसमें NaCl के साथ हम लोग मिक्स करते हैं नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट, और इन प्रोसेस को हम लोग जो कहते हैं वो कौन से एजेंट यूज होते हैं? क्योरिंग एजेंट। तो हमारे नाइट्रेट नाइट्रेट जो होते हैं अलोंग विद सोडियम क्लोराइड यूज किए जाते हैं एज अ क्योरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है ब्रोमेलिन फ्रॉम पाइनएप्पल कैन बी यूज फॉर द टेंडराइजेशन ऑफ मीट। कल लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो पाइनएप्पल होता है उसमें एक एंजाइम प्रोडक्शन होता है डेट इज ब्रोमेलिन, और वो टेंडराइजेशन ऑफ मीट के लिए यूज किया जाता है। तो ये वाला आंसर तो हमारा रॉन्ग नहीं है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ कार्केसेस आफ्टर द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स कैन कॉज टेंडराइजेशन ऑफ मीट। जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है कार्केसेस का स्लॉटरिंग होने के बाद, एनिमल्स की स्लॉटरिंग होने के बाद जब वो फूड के लिए यूज किए जाते हैं, तो क्या वो टेंडराइजेशन ऑफ मीट कॉज कर सकता है? तो यस, इट कैन कॉज टेंडराइजेशन ऑफ मीट। तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है। सी है हमारा फिसिन इज अ प्रोटीलेटिक एंजाइम। यस, फिसिन एक प्रोटीलेटिक एंजाइम है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाबा बीन्स कैन बी यूज फॉर द टेंडराइजेशन ऑफ मीट। इसमें बोला है कि ऑब्टेन्ड होता है फाबा मीट से, जो कि गलत है। मैंने कल पढ़ाया था कि फिसिन हमारा फिग से प्रोडक्शन होता है। फिसिन एक प्रोटीलेटिक एंजाइम है जो फिग में पाया जाता है, जैसे पपाया में पेपिन, फिश में फिगिन फिसिन में फिग एंड पाइनएप्पल में ब्रोमिन। ये तीनों हमारे टेंडराइजेशन ऑफ मीट के लिए यूज होते हैं जो हमारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोकिंग इज डन। हमारा जो स्मोकिंग किया जाता है वो आफ्टर स्लॉटरिंग होती है, बिफोर क्योरिंग होती है, आफ्टर क्योरिंग या एट एनी टाइम। इन चारों में से कौन से टाइम पे हमारा स्मोकिंग का यूज किया जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज आफ्टर क्योरिंग। क्योरिंग हो जाने के बाद ही स्मोकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर डिसॉल्व इन ईट्स। कोलेजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर में वाटर के प्रेजेंस में जब इसे हीट करते हैं तो वो क्या यील्ड करता है? एल्जिनेट, जिलेटिन, पैक्टिन या केजिन। तो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज जिलेटिन। जब हम लोग कोलेजन बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं? जो हमारे लिगामेंट्स, बोन्स, टेंडर्स, इन सब में पाए जाते हैं। इनको सबको क्या किया जाता है? बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद एक वैक्सी सा फॉर्मेशन होता है या फिर जेल फॉर्मेशन बोल सकते हैं। उस जेल को हम लोग जेलेटिन बोलते हैं, और ये जेलेटिन हमारा बहुत सारे च्युइंग गम्स, जेली जो हम लोग खाते हैं उन सब में यूज किया जाता है। ये भी बेसिकली एक प्रोटीन ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर स्मोकिंग विच टाइप ऑफ वुड इज यूज। स्मोकिंग के लिए कौन सा टाइप का वुड यूज करते हैं? हार्डवुड, सॉफ्टवुड, सैंडलवुड या कोई भी इन सब में से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए दैट इज हार्डवुड। हम लोग स्मोकिंग जब करते हैं, मीट का स्मोकिंग जब कराते हैं तो हार्डवुड यूज होता है। और इसमें कौन से टाइप के हार्डवुड यूज सकते हैं? कुछ मैं एग्जांपल्स के नाम दे देती हूँ। लाइक हिकरी हो गया, एप्पल का भी यूज होता है, ठीक है, देन ओक का भी यूज होता है, एंड देन मैस्केट। ये टाइप के हमारे सारे वुड्स हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं, हार्ड वुड्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द स्मोकिंग। स्मोकिंग का प्रोसेस मैं ऑलरेडी कल बढ़ा चुकी हूँ। क्या प्रोसेस होता है? ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली फ्लेवरिंग, ये फ्लेवरिंग प्रोवाइड कराने के लिए होता है, या फिर वी कैन से कि कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, या प्रिजर्व के लिए किया जाता है ऑफ मीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉसेजेस आर क्लासिफाइड basically on the basis of whether meat is cured, cooked, smoked। इन तीनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर है जो हमारा क्लासिफाई करता है कि सॉसेजेस किस टाइप के मीट के हैं? ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्योर्ड, सेकंड इज कुक्ड, सी है हमारा स्मोक्ड एंड डी है ऑल ऑफ द अबव।
एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो सॉसेज जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस वेदर की मीट क्योर्ड है या नहीं है, कुक्ड हुई है या नहीं, और स्मोक भी साथ में किया गया है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जिससे क्लासिफिकेशन होता है हमारा सॉसेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ फिश। फिश के केस में इन सब में से कौन सा वाले हमारा स्टेटमेंट सही है। पहला है लिवर सोज द लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फैट एंड किडनी द हाईएस्ट। बोला जा रहा है कि जो हमारा जो किडनी होता है फिश का, आई मीन फिश का जो किडनी होता है उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट कंसेंट्रेशन होती है फैट की, एंड किडनी में होती है ज्यादा हाईएस्ट। सेकंड बोला जाए ब्रेन में हाईएस्ट होती है कंसेंट्रेशन ऑफ फैट की और हार्ट में लोएस्ट। थर्ड बोला जा रहा है ब्रेन में लोएस्ट कंसेंट्रेशन होती है फैट की एंड हार्ट में हाईएस्ट। सो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ब्रेन शोज करता हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फैट एंड हार्ट द लोएस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fish is subjected to freezing and storage chamber is filled with nitrogen gas to prevent the spoilage of fish due to। फिश को फ्रीज किया जाता है, हमने फिश को फ्रीजिंग के लिए रख दिया। अब जो ये चैम्बर है इसको पूरा नाइट्रोजन से कवर कर दिया जाता है, नाइट्रोजन से हम लोगों ने इसको फिल्ड कर दिया। तो वो क्यों किया जाता है, किसके स्पॉइलेज से बचाने के लिए किया जाता है। एनी आंसर। ऑटोलिसिस, B rancidity, C microorganism, D both autolysis और rancidity। Okay, so the correct answer is rancidity। इनका जो ये जो नाइट्रोजन से पूरा चैम्बर को फिल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि रेंसिडिटी ना हो। रेंसिडिटी क्या होता है हमारा, रेंसिडिटी क्या होता है, वी कैन से इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट फुल ऑटो ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है किसका, फैट्स एंड ऑयल्स का। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फिश। फिश के स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। जो फिश बॉडी ऑयल होता है एज कम्पेयर टू फिश लिवर ऑयल इज पुअर इन विटामिन ए एंड डी। बी है फिश बॉडी ऑयल एज कम्पेयर टू फिश लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड बी। थर्ड है फिश लिवर ऑयल एज कम्पेयर टू फिश बॉडी ऑयल इज पुअर इन विटामिन ए एंड डी। लास्ट है फिश बॉडी ऑयल एंड फिश लिवर ऑयल कंटेन सेम अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड डी। सो बेसिकली इसमें ये पूछा जा रहा है कि फिश बॉडी ऑयल और फिश लिवर ऑयल में से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा विटामिन ए एंड डी किस में प्रेजेंट होता है, फिश बॉडी ऑयल में या फिश लिवर ऑयल में। एनी आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज फिश बॉडी ऑयल एज कंपेयर टू फिश लिवर ऑयल इज पुअर इन विटामिन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ जेलेटिन ऑब्टेन फ्रॉम फिश इज। फिश में से हम लोग जेलेटिन का कोई सब्स्टिट्यूट यूज करें तो वो कौन सा होता है, फिश सिलेज, फिश कैवियर, आइसिंगलास या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका सी, दैट इज आइसिंगलास। आइसिंगलास हमारा क्या है, जेलेटिन का एक सब्स्टिट्यूट है जो यूज किया जाता है और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्लैरिफाइंग एजेंट। ये क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, किस चीज की क्लैरिफिकेशन, बियर एंड वाइन के क्लैरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट्स ऑफ फिश आर रेडली डाइजेस्टेबल बिकॉज दे आर। जो फिश के फैट होते हैं वो रेडली मतलब इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिपोक्सिडेज एंजाइम्स। ये डाइजेस्टेबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं होता सैचुरेटेड फैट से। So the correct answer is A, that is rich in unsaturated fatty acids। जो फिश के फैट्स होते हैं वो unsaturated fatty acids में बहुत रिच होते हैं, इसलिए वो easily digestible हो जाते हैं। अब unsaturated fatty acids क्या होते हैं, वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनमें ओनली
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारा स्व एजुकेशन पे लेक्चर देख सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जो अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट्स ऑफ फिश आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ। जो फैट्स होते हैं फिश के वो ऑक्सीडेशन के लिए प्रोन होते हैं, क्यों? पहला है मोर सैचुरेशन की वजह से, बी लेस सैचुरेशन की वजह से, सी हायर अमाउंट ऑफ लिपोऑक्सीडेज एंजाइम्स, या फिर ऑक्सीडेशन का कोई रिलेशन नहीं होता, नथिंग टू डू विद द सैचुरेशन। तो द करेक्ट आंसर इज दिस बी, दैट इज लेस सैचुरेशन। अभी बताया था फिश फैट्स में जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडेशन के लिए मोर ज्यादा प्रोन होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लेजिंग ऑफ आइस इज डन टू प्रोटेक्ट फिश फ्रॉम। जो ग्लेजिंग होती है आइस की वो फिश पे की जाती है किस चीज के प्रोटेक्शन के लिए? माइक्रोबियल स्पॉलेज, फ्रीजर बर्न, ऑक्सीडेशन एंड फ्रीजर बर्न, ये केमिकल स्पॉलेज के लिए की जाती है। तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड फ्रीजर बर्न के लिए किया जाती है। ग्लेजिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, ये हमारा सपोज फिश है, इसको हम लोगों ने डिप किया सॉल्ट ऑफ आइस, सॉल्ट एंड आइस वाटर के में डिप किया, देन उसके बाद इसको एटलीस्ट प्लेस किया जाता है बेकिंग शीट पे, और ये सारा काम हमारा जो हो रहा होता है पूरा रेफ्रिजरेशन के अंदर होता है, रेफ्रिजरेशन के अंदर हो रहा है, रेफ्रिजरेशन के अंदर हो रहा होता है, जहाँ पे हमारा पर्चमेंट पेपर पे रख के किया जाता है। अब ये जो वाटर में इसको डिप किया गया है, ये जब पूरा फ्रोजन हो जाता है उसके बाद फिर से वापस से डिप किया जाता है, ऐसे सेम प्रोसेस चलता रहता है 2-3 बार, जब तक कि इसके ऊपर एक थिक ग्लेस लेयर फॉर्मेशन नहीं हो जाती। जब ये लेयर फॉर्म हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन और फ्रीज बर्न से हमारे फिश को बचाता है, इसलिए ग्लेजिंग की जाती है इसकी। नेक्स्ट है, एन एजेंट यूज फॉर ग्लेजिंग। कौन सा एजेंट है जो ग्लेजिंग के लिए यूज किया जाता है? एडिबल वैक्स, लेयर्स ऑफ आइस, सोडियम सॉल्ट्स, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है हमारा एडिबल वैक्स। ये वैक्स जो होते हैं वही यूज किए जाते हैं एजेंट की तरह, जो ग्लेजिंग एजेंट की तरह मतलब एजेंट की तरह काम किए जाते हैं फॉर ग्लेजिंग। नेक्स्ट है, स्क्रॉम्बर्ड फिश पॉइजनिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। जो स्क्रॉम्बर्ड फिश पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइलएमाइन, accumulation of toxic substances, formation of histamine, या enzymatic spoilage। तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से हमारा जो स्क्रॉम्बर्ड फिश पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन डेवलप्स टुवर्ड्स द टेल ऑफ द फिश इज द रिजल्ट ऑफ। ये फिश है उसकी कोई भी टेल पे डिस्कलरेशन होने लगता है, मतलब रेड जो था वो ब्राउनिश में थोड़ा थोड़ा टर्न होने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्रोथ ऑफ सेरेटस स्पीसीज, या पिकलिंग ऑफ आइस की फिश की वजह से। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों हमारे, मैंने कल पढ़ाया था, पिगमेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करते हैं। जब ऑक्सीडेशन कम हो जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे क्या था, डिस्कलरेशन फॉर्मेशन होने लगती है फिश के ऊपर, तो वो रेडिश से ब्राउन कलर होने लगता है। ओके सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मसल इज टर्म्ड एज। वो साइंस जो डील करती है मसल स्टडी से, उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, साइटोलॉजी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एमसीक्यू कवर्स करेंगे, मीट प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग के। ओके, सो आई होप you have liked the lecture. Thank you and have a nice day.